बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 1 उसकी बायो की बुक उसका पहला चैप्टर कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो जो भी टॉपिक इंक्लूड हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में सारे हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजी क्या है, उसकी मेजर फील्ड्स कौन कौन सी हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। जो भी जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनकी स्टडी जो है वो बायोलॉजी है। उनका जो हम मतालिया करते हैं वो बायोलॉजी में आता है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस एंड लाइक अदर साइंसेज इट इज़ द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। ये भी एक साइंस की शाख है। जिस तरह दूसरी जो साइंस की शाखें हैं वो हमें बताती हैं कि हम नेचर को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, इसी तरह बायोलॉजी हमें नेचर के लिविंग पार्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजिस्ट जो हैं वो लिविंग पार्ट्स नेचर के उसको डिस्कस करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं। और जो नॉन लिविंग पार्ट्स हैं नेचर में वो कैसे अफेक्ट करते हैं लिविंग पार्ट्स को, उसको डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे लाइफ क्या है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में कि लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ? सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। कि ऐसी खसूसियात जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलहदा कर बनाती हैं, वो सारी खसूसियात हैं, वो लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, ये बेतरतीब नहीं होते। और जो इनमें एक या एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं। ये एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। बहुत से केमिकल रिएक्शंस भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहते हैं। ये साइज़ में बढ़ सकते हैं, सांस ले सकते हैं और अपनी नस्ल पैदा कर सकते हैं। अगर इन्वायरमेंट में, मौसम में कोई चेंज आ रहा है तो उसके ख़िलाफ़ भी ये रिस्पॉन्ड करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल देते हैं। जैसे अगर कोई गर्मियों का मौसम आए तो इंसान जो है वो उस हिसाब से अपने आप में चेंजिंग लेके आता है। इसी तरह दूसरे जानवर भी हैं, वो भी अपने मौसम के लिहाज से अपने आप में चेंजिंग लेके आते हैं। अब इसकी हम फील्ड्स देख लेते हैं। पहली फील्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या होगा? जो भी ऑर्गेनिज़म है, जो भी सेल है, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसके छोटे लेवल पर जो हम स्टडी करेंगे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा। अब उससे अगली इसकी ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। कि ये मौसमियाती बायोलॉजी है, जो मौसम के हिसाब से हमें बताती है कि ये जो मौसम है इसका किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो ऑर्गेनिज़म है और उसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है उसके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो उसके दरमियान में जो भी रिलेशन होता है, वो भी इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट कर रही हैं, ये भी हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं। उससे अगली इसकी ब्रांच है माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो, जैसे हमें पता है कि माइक्रो का मतलब है छोटे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं वो माइक्रो बायोलॉजी में आएंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसा कि बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी और फंजाई है, इन सब की जो स्टडी होगी वो माइक्रो बायोलॉजी में होगी। उसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है फ्रेश वाटर, तो जो ताज़ा पानी के जानवर होंगे, जानदार चीज़ें होंगी, उनकी जो स्टडी होगी वो फ्रेश वाटर बायोलॉजी में होगी। फ्रेश वाटर में रिवर्स आ सकते हैं, लेक्स आ सकती हैं और बाकी भी जो वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पर ताज़ा पानी होगा, उसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी स्टडी फ्रेश वाटर बायोलॉजी में आएगी। उससे अगली है मैराइन बायोलॉजी। मैराइन या मैरीन इसको बोलते हैं, ये समुंदर से निकला है वर्ड। सीज़ एंड ओशंस में जो स्टडी है, जो लाइफ है उसकी जो स्टडी होती है वो मैराइन बायोलॉजी में, मैरीन बायोलॉजी में आता है। इसमें क्या होता है कि जो समुंदर है या जो भी समुंदर ही लेंगे, इसमें वो कैसे इम्पेक्ट कर रहा है अपने जो उसके अंदर रहने वाले जानवर हैं, जानदार चीज़ें हैं, उनके रहने को कैसे इम्पेक्ट करता है समुंदर, उसकी सारी स्टडी जो है मैरीन बायोलॉजी में आती है। उसके बाद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं। जैसे मच्छर एक पैरासाइट है, वो डिपेंड करता है इंसानों पे या किसी भी जानवर पे जिसके ऊपर वो डंग मारता है और उसका खून चूसता है।
इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी उस पैरासाइट की, वो कैसे ट्रांसमिट करेगा, एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करेगा, वो उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। जैसे मच्छर की ही एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें मच्छर पैरासाइट है और जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो मच्छर बैठेगा, जिस पे वो बैठ के उसके खुराक अपनी हासिल करेगा और सरवाइव करेगा, वो उसका होस्ट होगा। उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी पैरासाइटोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। उसके बाद आ गया ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन जैसे हमें पता है इंसान की बात हो रही है, तो इंसानों की स्टडी जो है वो ह्यूमन बायोलॉजी में आएगा। इंसान क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इंसान की जो बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इंसान में जेनेटिक्स जीन्स की स्टडी, इंसान के सेल के बारे में, इंसान के रहने सहने के बारे में जो भी स्टडी है, इंसानों के टिश्यूज़ के बारे में, सारी जो स्टडी है वो ह्यूमन बायोलॉजी में आती है। उसके बाद सोशल बायोलॉजी। सोशल मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका अपनी कम्युनिटी के साथ जो भी रिलेशन होगा वो सोशल बायोलॉजी में आएगा। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इंसानों की जो सोशल लाइफ है और कैसे वो अपनी कम्युनिटी के साथ, कैसे वो पॉपुलेशन में सरवाइव कर रहे हैं, कैसे वो बिहेव कर रहे हैं, ये सारी स्टडी जो है वो सोशल बायोलॉजी में आएगी। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी लाइफ में। बायोटेक्नोलॉजी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी तरह की मेडिसिन बनाने में जो ह्यूमन के लिए हेल्पफुल हों, इंसानों के लिए हेल्पफुल हों, ऐसी चीज़ों को बनाना लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ये बायोटेक्नोलॉजी में आता है। Biotechnology is a broad area of biology involving use of living system and organisms and enzymes to develop or make products। मतलब प्रोडक्ट्स बनानी है लिविंग थिंग्स को यूज़ करते हुए, एंजाइम्स जो कि लिविंग थिंग्स से यूज़ बनते हैं उनको यूज़ करते हुए जो भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे डेवलप करेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही होगा। Science is a systemized knowledge. Like other sciences, biological science also have a set of methodology। अब बायोलॉजिकल मेथड आ गए हैं, ये अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि बायोलॉजिकल मेथड्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले तो होती है ऑब्जर्वेशन, मतलब मुशाहिदा। हम कोई भी चीज़ के बारे में, हम अगर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो क्या चीज़ है, वो हम जिस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं उसकी क्या इन एंड आउट्स हैं। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। 5 हिस्से हैं, 5 सेंसेस हैं जिनकी मदद से ऑब्जर्वेशन बनाई जाती है। मतलब या तो हम देख के किसी भी चीज़ को पता कर सकते हैं कि ये कैसी है, अगर कोई साउंड की फॉर्म में है, साउंड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सुन के उसके बारे में बता सकते हैं, अगर किसी चीज़ की खुशबू या बदबू के बारे में हमने देखना है तो उसको स्मेल करके बता सकते हैं, किसी चीज़ का जायका बताना है तो उसे टेस्ट करके बता सकते हैं, किसी चीज़ की सॉफ्टनेस हार्डनेस उसकी मतलब फ़िज़ीक बतानी है कि वो कैसी है तो उसको टच करके हम बता सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हम किस तरह की ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं, तो वो उस हिसाब से वो सेंस यूज़ होगी। ऑब्जर्वेशन दो तरह की हो सकती हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वालिटी का मतलब है कि हम उसकी प्रोडक्ट देखेंगे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे, जबकि जो क्वांटिटेटिव है उसका मतलब है कि उसकी मिकदार को हम चेक करेंगे। अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसकी वजह यह है कि जो क्वांटिटेटिव होती है वो मेजरेबल होती है, हम क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते लेकिन हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं कि उसकी तादाद कितनी है, और उसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसका हम रिकॉर्डेड फॉर्म में उसका डाटा ले सकते हैं। An observer organizes observation into a data form and gives a statement as per experience and background knowledge of the event। जो ऑब्जर्वर होता है जिसने ऑब्जर्वेशन की है, अब उसने अगर जब ऑब्जर्वेशंस ले ली हैं उसके बाद क्या करेगा, वो स्टेटमेंट देगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो उसको बैकग्राउंड नॉलेज होगा उस चीज़ के बारे में उसके हिसाब से वो अपनी स्टेटमेंट देगा। उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। हाइपोथेसिस क्या होता है, आर्जी तौर पर वजाहत होती है किसी भी ऑब्जर्वेशन की, जो भी उसने ऑब्ज़र्व किया ऑब्जर्वर ने वो अपनी वजाहत बताएगा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। पहला था ऑब्जर्वेशन, दूसरा है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन में हम उसको ऑब्ज़र्व करते हैं
और हाइपोथेसिस में जो ऑब्जर्वर है वो उसके बारे में अपनी एक स्टेटमेंट देता है। उसके बाद हाइपोथेसिस भी दो तरह के हो सकते हैं, डिडक्टिव हाइपोथेसिस और इंडक्टिव रीजनिंग। ये दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं। डिडक्टिव को पहले देख लेते हैं। डिडक्टिव मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब इसमें क्या होगा, पहले कोई आम बात की जाएगी। लेट्स सपोज इसी की एग्जांपल आगे है कि अगर हम परिंदों की बात करें, अब पहले जनरल बात करेंगे परिंदों की। हमें पता है कि जो परिंदे हैं उनके पर होते हैं, ये एक जनरल बात है। उसके बाद स्पेसिफिक कर लेंगे कि किसी ख़ास परिंदे की जिसकी हम बात करें, जैसे इस एग्जांपल में स्पैरोज़ की बात करें। जब हमने पहली चीज़ हमने ऑब्ज़र्व कर ली है कि जो परिंदे हैं उनके पर होते हैं, अब उसकी दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि स्पैरो वो भी एक परिंदा है, तो इसका मतलब है उसके भी पर होंगे। इंडक्टिव रीजनिंग इसके ऑपोजिट है। इंडक्टिव रीजनिंग होती है स्पेसिफिक से जनरल। पहले किसी भी स्पीशीज़ की स्पेसिफिकेशन देखेंगे, स्पेसिफिक देखेंगे कि किसकी हम बात कर रहे हैं, उसके बाद उसको जनरल की तरफ लेके जाएंगे। मतलब पहली एग्जांपल का उल्टी है। जैसे इसमें हम देखें तो स्पैरोज़ जो हैं, हमें पता है कि उनके विंग्स होते हैं। अब स्पैरोज़ क्या हैं, बर्ड्स हैं। पहले हमने स्पेसिफिक देख लिया स्पैरोज़ को, उसके बाद हमने जनरल देखा कि स्पैरोज़ हैं बर्ड्स। इसका मतलब अगर स्पैरोज़ के विंग्स हैं तो सारे बर्ड्स के विंग्स होंगे। ये उसकी एक एग्जांपल है कि इंडक्टिव रीजनिंग कैसे मूव करती है स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अब कोई भी हाइपोथेसिस जिसको बार बार टेस्ट किया जाए, चेक किया जाए और वो रॉन्ग प्रूफ ना हो, तो उसको क्या करते हैं हम, थ्योरी के तौर पर साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये एक थ्योरी बन गई है। जो हाइपोथेसिस फाल्सिफाइड नहीं हुआ, मतलब रिजेक्ट नहीं हुआ, रॉन्ग नहीं किसी ने प्रूव किया, तो वो क्या हो जाएगा, थ्योरी बन जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ गुड थ्योरी दैट it may suggest new and different hypotheses. Theory of this kind is called productive theory. ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होती है। ऐसी थ्योरी जिससे कोई नए आइडियाज़ आएँ, कोई नई हाइपोथेसिस बन सकें, वो प्रोडक्टिव थ्योरी होगी। In fact, many scientists take it as a challenge and exert even greater efforts to disprove the theory. कुछ साइंटिस्ट होते हैं वो अपनी थ्योरी को प्रूव करते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसको एक चैलेंज के तौर पर लेते हैं कि हमने इस थ्योरी को रॉन्ग प्रूव करना है। वो भी बेसिकली बायो की या साइंस की हेल्प ही कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर रॉन्ग थ्योरी मार्केट में आ जाएगी तो उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिसकंसेप्शंस बनेंगी। कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो इसके ऑपोजिट चलते हैं कि अगर कोई थ्योरी आई है तो उसको हमने रॉन्ग प्रूव करना है। If a theory survives this practical approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a scientific law. सबसे पहले था जी ऑब्जर्वेशन, उसके बाद आई हाइपोथेसिस, उसके बाद आ गई थ्योरी। हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट नहीं हुई तो वो थ्योरी बन गई। अब जब साइंटिस्ट उसको रॉन्ग प्रूव करने की एफर्ट्स कर रहे हैं और फिर भी वो रॉन्ग प्रूव नहीं हो रही, उसके बाद उसको क्या कहेंगे हम, एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। अ साइंटिफिक लॉ इज़ अ यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर, इट इज़ वर्चुअली एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी। मतलब ऐसी थ्योरी जिसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सका अभी तक, उसको हम साइंटिफिक लॉ कह देंगे। वो एक फैक्ट बन जाएगा, नेचर की एक हकीकत बन जाएगी कि ये है ऐसा। अब उसकी एग्जांपल्स हम बायो में आगे डिस्कस करेंगे। हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ये सारे लॉज जो हैं वो प्रूव्ड हैं, जो कि अभी तक रॉन्ग प्रूव नहीं हुए। तो ये सारे जो हैं थ्योरी ऐसी जो कि रॉन्ग प्रूव ना हो, वो लॉ बन जाती है। अब बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड कि जो ये जो बायोलॉजी है ये इंसानों की खिदमत में कैसे यूज़ हो रही है। द साइंस ऑफ बायोलॉजी हैज़ बीन हेल्पिंग मैनकाइंड इन मैनी वेज, इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, इन कॉम्बैटिंग डिजीज़ एंड इन प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग इन्वायरमेंट। अब जो बायोलॉजी है ये इंसानों की बहुत तरह से हेल्प कर रही है। जैसा कि कोई भी खुराक, पहले इतने वेज नहीं थे, पहले इतनी प्रोडक्शंस नहीं होती थी, फसलों की भी इतनी पैदावार नहीं होती थी। अब जैसे जैसे साइंस, जैसे जैसे बायोलॉजी इम्प्रूव कर रही है, अपने आप को बेहतर बना रही है, वैसे वैसे फूड प्रोडक्शन में बहुत सा इजाफा हो रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियली पैदा हो रही हैं, बहुत सी ऐसी फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि फूड की पैदावार में, जो कि फसलों की पैदावार में इजाफे का सबब बन रही हैं। इन कॉम्बैटिंग डिजीज़, कॉम्बैटिंग का मतलब होता है मुकाबला करना, बीमारियों के ख़िलाफ़। बहुत सी बीमारियां ऐसी थीं जिनका पहले इलाज मुमकिन नहीं था,
अब जैसे बायोलॉजी ने तरक्की की है, जैसे जैसे साइंस अपने आप को बेहतर कर रही है, वैसे वैसे बीमारियों का मुकाबला भी आसान हो रहा है, वैसे वैसे हर बीमारी का इलाज भी आ रहा है। जैसे अभी देखें तो हाल ही में कोरोना का एक केस बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैला था। अब साइंस ने तरक्की की हुई थी, तो अब उसकी वैक्सीन्स भी मार्केट में आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह प्रोटेक्ट और कंजर्व एनवायरनमेंट जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही हैं। मौसम जो है अब बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए भी बायोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है, इंसानों की हेल्प कर रही है। बायोलॉजिकल एडवांसेस इन द फील्ड ऑफ फूड एंड हेल्थ हैव रिजल्टेड इन हाई स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब जो हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी का मेयार बहुत बेहतर हो गया, बहुत बुलंद हो गया है, इंसानों की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों में तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो ये सब क्या है, ये बायोलॉजी की मदद से ही पॉसिबल हुआ है। Plant production has been tremendously increased by improving existing varieties and developing new high yield and disease resistant varieties of plants and animal used as food। अब क्या हुआ है, जानवरों और पौधों के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। वो कैसे हुआ है कि जो साइंटिस्ट हैं, जो बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उन्होंने ऐसी ऐसी फसलें बनाई हैं, ऐसे ऐसे पौधे बनाए हैं जो कि हाई यील्ड देते हैं, हाई प्रोडक्शन देते हैं और डिज़ीज़ रेजिस्टेंट भी होते हैं। मतलब बीमारियों में उस तरह से वो बीमारियां उनको इम्पेक्ट नहीं करती, इफ़ेक्ट नहीं करती जैसे पहले करती थी। ऐसी वैरायटीज़ आ गई हैं पौधों की और जानवरों की। उससे क्या हो रहा है कि खुराक बहुत ज़्यादा बन रही है। जो जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, इस चीज़ की ज़रूरत भी बहुत थी कि ऐसी वैरायटीज़ लाई जाए मार्केट में जानवरों की और पौधों की जो कि हाई यील्ड हों। जैसे जानवर हैं तो अब बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनकी मीट के हिसाब से देखें या मिल्क के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। ये सारा कुछ बायोलॉजी की मदद से हुआ है। अब ट्रांसजेनिक प्लांट्स देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके सेल में किसी दूसरे प्लांट का डीएनए हो, वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होंगे। मतलब जैसे हम आम लाइफ में देखें तो जो हमारे यहाँ पे वर्ड्स यूज़ होते हैं, वहाँ पर यूज़ होते हैं कलमकारी। मतलब क्या करते हैं, किसी और प्लांट की टहनी जो है वो उसमें लगा देते हैं, या फिर उसके बीज में उसमें तब्दीली ले आते हैं, या फिर अगर वो पौधा है तो उसके ऊपर ही उस कोई एक्सपेरिमेंट्स कर करके उन्होंने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिए हैं। उनसे भी यही हो रहा है कि उनकी प्रोडक्शन में, उनकी डिजीज़ रेजिस्टेंसी में इजाफा हुआ है। क्लोनिंग, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज़ बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें पेरेंट्स की मेटिंग भी नहीं हो रही और आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑर्गेनिजम्स की बन रही हैं, ये क्लोनिंग होगा। अब ये क्लोनिंग का तरीका तो पाकिस्तान में भी, जानवरों में भी आ गया है, पाकिस्तान इंडिया में भी, कि अब जानवरों की भी क्लोनिंग स्टार्ट हो गई है। बायोलॉजिस्ट जो हैं वो ह्यूमंस की तरफ भी आ रहे थे, लेकिन लोगों ने उसको मतलब रिफ्यूज़ कर दी ये टेक्निक कि ये मतलब एक एथिकली ठीक चीज़ नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि जो जिस प्लांट की, जिस ऑर्गेनिज्म की, जिस एनिमल की, अगर लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लें, तो उसका जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं, फीमेल में इंसर्ट कर देते हैं। वहाँ पर जब जाइगोट बन जाता है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो उनका जो पहले का जाइगोट होता है उसको रिमूव करके ये नया जाइगोट उसमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो उससे जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस्ड हुआ होगा और वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा जिस ऑर्गेनिजम्स का हमने जाइगोट उसके अंदर इंजेक्ट किया था। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज़ का कंट्रोल अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, जिन जानदार चीज़ों को यूज़ करते हुए कर रहे हैं, तो वो बायोलॉजिकल कंट्रोल की सेंसेस में आएगा। In biological control, pests are destroyed by using living organisms that compete with or even eat them up। अब इसमें क्या हो रहा है कि पेस्ट, जो भी जरासीम है, जो भी बीमारियां हैं पौधों में या जानवरों में, उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए से ही हम ख़त्म करते हैं, या तो उनका मुकाबला करते हैं या फिर उनको खा जाते हैं। अब उसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है। एन एफर्ट, बुक में भी यही एग्जांपल है। एन एफर्ट दैट अटैक्स वालनट ट्री इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ वास्प दैट पैरासाइट्स दिस एफिड। अब एफिड एक कीड़ा है जो कि बादामों के, अखरोट के, इन पौधों को ना ख़राब करता है, इनकी फसलों को।
मतलब इनके फ्रूट्स को। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, स्पेशल किस्म के वास्प हैं, बीड जो होते हैं पंजाबी ज़ुबान में जिनको भूंड बोलते हैं, अब उनके ज़रिए से इसको क्या कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, क्योंकि ये जो एफिड्स थे ये वालनट ट्री को डैमेज करते थे, उसकी प्रोडक्शन को ख़राब करते थे, लेकिन जो वास्प हैं वो उसको पैरासाइट्स कर लेते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, फसलों में, इस पौधों की पैदावार में इजाफा हो रहा है। ये उसकी डायग्राम से ये देखें, वास्प जो है वो क्या कर रहा है, एफिड के ऊपर अटैक किया है और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। Hydroponic culture technique is used to test whether a certain nutrient is essential for plant or not. अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में। अब इसमें क्या होता है, ये एक टेस्ट है बेसिकली। इसमें चेक किया जाता है कि जो एक जिस भी न्यूट्रिएंट पे हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वो पौधे के लिए ज़रूरी भी है या नहीं। लेट्स सपोज नाइट्रोजन है, अब उसको प्रोवाइड करेंगे पौधे में और चेक करेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है ये इस पौधे के लिए ज़रूरी है या नहीं है और कितनी मिकदार में ज़रूरी है। ये टेक्निक जो है ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कहलाती है। इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरेटेड वाटर टू विच न्यूट्रिएंट मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडेड। अब ऐसे पानी में वो पौधे उगाए जाते हैं जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट्स वगैरह ऐड किए हुए होते हैं। हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज़ नॉट फिजिबल। अभी तक ये फिजिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो नहीं हुई कि मतलब आम तौर पर बड़े पैमाने पर ये फार्मिंग की जा सके। एस्ट्रोनॉट्स इसको यूज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स को उगाने के लिए, दूसरे सियारों पर जाकर, मतलब खला में जाकर वो इसको यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को, कि सब्जियां वगैरह उगा सकते हैं वहाँ पर जाकर वो। ये था आज का चैप्टर। होपफुली ये आपको हेल्पफुल होगा। आप बराए मेहरबानी जिन्ना अकेडमी को सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन के रिलेटेड आपको हर तरह की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।